All right, so hello everyone and welcome to this session on Indian polity and governance. हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोसीजर समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से हमारे देश की पार्लियामेंट जो है लोकसभा और राज्यसभा फंक्शन करती है, और उसके बारे में हमने काफी कुछ चीजें अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी। कौन कौन से एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा के होते हैं, कौन कौन से राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स होते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी बातें हमने अपने पुराने सेशंस में देखी थी। और हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन, कानून बनाना उसका प्रमुख काम होता है। कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कानून की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो सारे कानून जो बनाती है बॉडी, उसको हम इन जनरल कहते हैं लेजिस्लेचर। हमने 3 ऑर्गन्स देखे थे अपने स्टेट के, है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर इज द बॉडी विच इज असाइंड विद द फंक्शन ऑफ मेकिंग लॉज, ठीक है। तो हमारे देश के लिए चलाने के लिए जिन कानूनों की आवश्यकता होती है वो बनाता है कौन? देश की संसद, पार्लियामेंट। साथ ही जब हम फेडरेशन पढ़ रहे थे, द फेडरल स्ट्रक्चर, तो हमने ये देखा था कि शेड्यूल 7 में 3 तरह की लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिनसे रिलेटेड सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉज बनाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, शक्तियों का पृथक्करण है, स्टेट्स और यूनियन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉज बनाने की पावर किसके पास है? हमारे देश की पार्लियामेंट के पास। तो उस पार्लियामेंट में किस तरह का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉलो होता है, या सरल भाषा में हम ये कहें कि कैसे देश में कानून बनते हैं, लॉज आखिर बनते कैसे हैं, इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बिल कितने तरह के होते हैं। बिल जो होते हैं वो 2 तरह के बिल होते हैं। भाई कानून बनाना है तो कुछ तो ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, कोई तो टेम्पलेट रहेगी, एक मसौदा, एक खाका तैयार होगा, एक ढांचा तैयार होगा। सरल भाषा में उस टेम्पलेट को, उस मसौदे को, उस ड्राफ्ट को कहते हैं बिल, ठीक है। जब एक कानून बनना होगा, उस कानून के लिए जब कोई ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा उसको कहते हैं बिल, ठीक है। तो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है क्योंकि लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है। तो बिल मेजरली 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट बिल और दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल। वन इज गवर्नमेंट बिल, अदर इज प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। ध्यान रखना, गवर्नमेंट बिल वो बिल होता है जो इंट्रोड्यूस किया गया हो किसी मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। समझो इसको इस तरह से, करंट एग्जाम्पल से, फिलहाल कौन सत्ता में है? भारतीय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, बट बीजेपी के सारे सांसद तो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनते हैं ना। गवर्नमेंट कौन है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये ऐसा बिल जो मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में वो कहलाता है क्या? गवर्नमेंट बिल। और ऐसा बिल जो मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो कहलाता है प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बीजेपी का कोई सांसद होगा तो वो गवर्नमेंट बिल हो जाएगा, ठीक है। वो भी प्राइवेट मेंबर बिल होगा यदि वो सांसद मिनिस्टर नहीं है। तो क्या आपको ये दोनों बिल्स में डिफरेंस समझ में आया? प्रिलिमिनरी में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। कभी कभार 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखने भी आ जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है।
तो आर वी क्लियर ऑन दिस? व्हाट इज गवर्नमेंट बिल एंड व्हाट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल? बिल्कुल सिंपल है। प्राइवेट मेंबर बिल जो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते, आई एम सॉरी, गवर्नमेंट बिल जो मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते, प्राइवेट मेंबर बिल ऐसे लोग जो मिनिस्टर नहीं है, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। रूलिंग पार्टी के भी मेंबर हो सकते हैं, ऑपोजिशन के भी मेंबर हो सकते हैं। वो जब कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में तो वो कहलाता है प्राइवेट मेंबर बिल। दोनों ही बिल जो है सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं पास होने का, उसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके बेसिस पर इन दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। सारी स्टेजेस वही रहेंगी, सारा प्रोसीजर वही फॉलो किया जाएगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? तो ग्राउंड ऑफ प्रोसीजर के बेसिस पर हम 4 तरह से कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं बिल्स को। आई एम श्योर ये सारे नाम पहली बार आप नहीं सुन रहे होंगे, ये सारे नाम हम कई कई बार सुन चुके होंगे, अब तक जितना पढ़ चुके हैं या जितना डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो जो प्रोसीजर फॉलो होता है इन बिल के पैसेज के लिए, उनके ग्राउंड पर हम 4 तरह से बिल को और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है मनी बिल, तीसरा होता है फाइनेंस बिल और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो आज हम जो अपने टॉपिक में कवर करेंगे वो होगा ऑर्डिनरी बिल का पूरा प्रोसीजर। हम एक एक करके सारे बिल समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी इन सारे बिल के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जान चुके हैं, ठीक है। कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है। ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर समझने की कोशिश करते हैं। हमने बिल्स के टाइप भी देखे थे, पहले भी देखे हैं और समझा था कि किस किस तरह के बिल होते हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या क्या होते हैं। और इनके अलावा जो बिल्स होते हैं उनको हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। जनरल बिल जो होते हैं, नॉर्मल कानून बनाने वाले जो बिल होते हैं, उनको ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। सो द मैटर other than money, finance and constitutional amendment are known as ordinary bill। सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जो बिल मनी बिल नहीं है, जो बिल फाइनेंस बिल नहीं है और जो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है जो एक्सक्लूड कर रही है मनी, फाइनेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। या फिर एक ये रेसिडुअल डेफिनेशन है कि इन सब के अलावा जो भी बिल बच जाएंगे वो कहलाएंगे क्या, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट एक प्रोसीजर दिया हुआ है इनेक्टमेंट का। बहुत ही जनरल टर्म्स में हम समझें तो ऑर्डिनरी बिल को इनेक्ट करने का प्रोसीजर होता है कि लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होना चाहिए, या और ब्रॉडर टर्म्स में मैं कह दूं दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, और देन प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाना चाहिए, ठीक है। ये होता है एक ऑर्डिनरी या जनरल प्रोसीजर जिससे ऑर्डिनरी बिल पास होता है। लेकिन जितना सिंप्लीफाइड ये प्रोसेस सुनने में लगता है उतना होता नहीं है। आज हम समझेंगे कि क्या क्या इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल में। तो कुल मिलाकर हर तरह के बिल की एक अपनी प्रोसीजर होती है, हर तरह के बिल की एक स्पेसिफिक मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। कुछ तरह के बिल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर हाउस में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, दूसरे हाउस में सिर्फ वो फर्दर वैलिडेशन के लिए जाते हैं। कुछ तरह के बिल ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर हाउस का एक्सक्लूसिव पावर होते हैं और दूसरे हाउस को उनसे एग्जेम्प्ट किया गया होता है। ये सारी बातें हम अपने प्रीवियस सेशंस में देख चुके हैं, रिवाइज कर लेना, ठीक है। नहीं करोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा आगे की क्लासेस में। ऑलराइट,
तो अब हम देखें ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर क्या होता है। तो वी ऑल नो दैट ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है ऑर्डिनरी बिल, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में ही हो सकता है, एक साथ नहीं होता, किसी एक में ही होगा, दोनों में एक साथ कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ऑलराइट, तो जब बिल इंट्रोड्यूस होगा किसी एक हाउस में, उसके बाद उस पर होती है एक लंबी चौड़ी प्रोसेस। सबसे पहले होती है फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग बिना किसी प्रायर इंटीमेशन के इंट्रोड्यूस होता है किसी भी एक हाउस में, एज आई टोल्ड कि ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है। अच्छा, हमने अभी प्रीवियसली देखा कि दो तरह के बिल होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल। तो कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है ऑर्डिनरी बिल? प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है या फिर कोई मिनिस्टर। सो ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ईदर मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल के भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ तरह के बिल्स प्राइवेट मेंबर लेकर नहीं आ सकते हैं, उनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। तो प्राइवेट मेंबर्स किस तरह के बिल लेकर आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। अब जिस मेंबर को बिल लाना है वो क्या करेगा? वो हाउस से परमिशन लेगा, वो हाउस से परमिशन लेगा कि सर और मैडम, आई वांट टू इंट्रोड्यूस एन ऑर्डिनरी बिल, एक बिल हमको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। एक बिल हमको इंट्रोड्यूस करना है। जिस मेंबर को बिल इंट्रोड्यूस करना होगा वो परमिशन लेगा, किससे? उस हाउस के चेयरपर्सन या स्पीकर जो भी होंगे, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उस हाउस के, उनसे परमिशन लेगा कि सर और मैडम, आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ बिल, ठीक है। और यदि उनको परमिशन मिल जाती है तो वो उसकी पहली रीडिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग तो कौन करेगा? फर्स्ट रीडिंग जो भी इंट्रोड्यूस कर रहा है बिल को, चाहे वो मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो, वो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए फर्स्ट रीडिंग करेगा। उसमें बताएगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस बिल, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस बिल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल। और देखिए, इस स्टेज पर किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं होता है। फर्स्ट रीडिंग इज मेयर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, ठीक है। समझ में आया ये? व्हाट इज फर्स्ट रीडिंग, व्हाट इज द प्रोसीजर, किस तरह से एक बिल इंट्रोड्यूस होता है किसी भी हाउस में। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलो तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हुई, इंट्रोड्यूस हो गया, टाइटल, रीजन, ऑब्जेक्टिव, ये सारी बातें इंट्रोड्यूस करने वाले मेंबर ने बताई, ठीक है। फिर होती है उसकी सेकंड रीडिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर यही है, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोसीजर यही है, क्योंकि इस सेकंड रीडिंग में होता है क्या? डिस्कशन, डायलॉग, डिबेट, ठीक है। पूरी डिटेल्ड स्क्रूटनी यहीं पर होती है। फाइनल शेपिंग किसी भी बिल की यहीं पर होती है सेकंड रीडिंग में। ऑलराइट, सेकंड रीडिंग में सारा डिस्कशन, डिबेट, सारी बातें जो हैं वो होती हैं। पूरा जो शेप है बिल का वो यहीं से होता है। ये भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें भी कई सारी स्टेजेस होती हैं। बारी बारी हम सारी स्टेजेस को समझते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है जनरल डिस्कशन। इसमें क्या होता है? जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी प्रिंटेड कॉपी सारे मेंबर्स को दी जाएगी, ठीक है। सारे मेंबर्स को इसकी प्रिंटेड कॉपी दी जाएगी फर्स्ट स्टेज में। और इसमें क्या होगा? जो प्रिंसिपल्स हैं
और जनरल प्रोविजंस है। जनरल मतलब मोटा माटी जो बातें बिल में हुई हैं वो डिस्कस की जाएंगी, डिटेल यहाँ पर डिस्कस नहीं होती है। ठीक है, सेकंड स्टेज के जनरल डिस्कशन फेज में डिटेल नहीं डिस्कस होती है। क्या डिस्कस हो रहा है? जनरल प्रोविजन डिस्कस हो रहे हैं। अब इस स्टेज पर क्या होगा? इस स्टेज पर होते हैं चार तरह के एक्शन। तो या तो तुरंत बिल को कंसीडरेशन में लिया जाए, या फिर कुछ समय बाद एक टाइम फिक्स कर दिया जाए कि भाई 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद नेक्स्ट सेशन में हम इस पर चर्चा करेंगे, ऐसा हो सकता है। दूसरा है सिलेक्ट कमिटी के लिए भेज दिया जाए। सिलेक्ट कमिटी एक पार्लियामेंट्री कमिटी होती है, इसका काम होता है कि ये बिल एक्सेट्रा जो बन रहे हैं उन पर और एक्सपर्टीज दे, उन पर एक्सपर्ट ओपिनियंस दे और फिर वापस बिल को भेजे। एक जॉइंट कमिटी भी होती है। तो तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जॉइंट कमिटी को भेज दिया जाए। जॉइंट कमिटी क्या होती है? जॉइंट कमिटी एक कमिटी है, पार्लियामेंट्री कमिटी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। इस कमिटी में दोनों के मेंबर मिलकर बनाते हैं और उनके पास भेजा जाएगा बिल कि आप देखो जरा इसको कंसिडर करो, थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन दो, थोड़ा इस पर और हमको एनलाइट करो। ठीक है। चौथा ऑप्शन ये भी है, पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जा सकता है, जनता के पास भी भेजा जा सकता है। कई सारे ऐसे बिल आते हैं जिनमें पब्लिक ओपिनियन मांगी जाती है। इसका एक मैं बढ़िया एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। फूड सिक्योरिटी एक बिल आया था कुछ समय पहले, ठीक है, लगभग 2011-12 के आसपास का समय रहा होगा। तब लॉ स्टूडेंट से, जनरल पब्लिक से, कॉलेज के बच्चों से, स्कूल के बच्चों से ओपिनियन मांगी गई थी फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो ये चार तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी स्टेज 2 जिसमें चार तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज होती है कंसिडरेशन स्टेज। ठीक है, सिलेक्ट कमिटी के पास यदि भेजा गया था या ज्वाइंट कमिटी के पास भेजा गया था, ठीक है, तो इनसे बिल जब वापस आएगा तो वो कंसीडर करेंगे बिल को और उसके एक एक सेपरेट प्रोविजन पर बात की जाएगी। ठीक है, एक एक डिटेल पर, छोटे छोटे प्रोविजंस जो है ना, सेक्शन वन का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, सेक्शन 2 ABCD, इस तरह से होते हैं ना बिल्स वगैरह या कानून आपने कभी देखे होंगे। ठीक है, तो उनके एक एक प्रोविजन पर बात की जाएगी और हर क्लॉज पर सेपरेट वोटिंग की जाएगी। प्लीज कैच द लैंग्वेज, ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली, यानी कि हर क्लॉज पर डिस्कशन होता है। ठीक है, हर एक क्लॉज पर, क्योंकि ये पॉसिबल है कि बिल बहुत अच्छा है लेकिन उसका कोई एक क्लॉज है जो बहुत खराब है, तो हर एक क्लॉज पर बात करी जाएगी। मेंबर्स उसमें अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई ये बदलाव यदि हम इसमें कर दें इस पर्टिकुलर बिल में या इस पर्टिकुलर क्लॉज में तो और बेहतर हो जाए, है ना। तो अमेंडमेंट भी सुझाते हैं और यदि अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो गए तो वो अमेंडमेंट भी बिल का पार्ट बन जाते हैं। ये थी 3 स्टेजेस सेकंड रीडिंग की। क्या ये 3 स्टेज आपको समझ में आई? तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल, तीसरे रीडिंग में क्या होता है? सो थर्ड रीडिंग इज द लास्ट स्टेज। ठीक है, लास्ट स्टेज होती है। इस स्टेज पर डिबेट जो है वो बहुत ही कन्फाइंड होती है। किस बात पर कन्फाइंड होती है? इस पर कि क्या ये बिल एक्सेप्टेड है या बिल रिजेक्टेड है। ध्यान देना इस बात पर। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल एज अ होल, नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज करेक्शन, यानी कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है
उसके अलावा कोई और करेक्शन इसमें अलाउड नहीं होता, यानी कि कोई मटेरियल चेंज इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, ये है थर्ड स्टेज, पैसेज की स्टेज। इसमें ही बिल पास होता है। कैसा? कंप्लीटली, या तो वो पूरा का पूरा पास होगा या तो वो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। वो होती है थर्ड रीडिंग। ठीक है, थर्ड रीडिंग ध्यान रखना है इस बात को कि एज अ होल वो या तो एक्सेप्ट होगा या एज अ होल वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा भाई? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ऑर्डिनरी बिल के लिए कितनी है रिक्वायर्ड मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और उन्होंने वोट दिया है उनकी मेजॉरिटी से वोट पास होगा बिल। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, यदि राज्यसभा में था ये पूरा प्रोसेस तो राज्यसभा के चेयरमैन या चेयरपर्सन कहना ठीक रहेगा, और लोकसभा में था तो लोकसभा के स्पीकर, वो इसको ऑथेंटिकेट करेंगे और दूसरे हाउस के लिए भेज देंगे। ठीक है, और दूसरे हाउस के लिए ये बिल भेज दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड रीडिंग क्या आप सभी को समझ में आई? इतने तक हमें समझ में आया। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? सिंपली इंट्रोड्यूस होता है बिल, उसका नाम, ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा बताएगा जो भी इंट्रोड्यूसर होगा। ठीक है, और कोई डिस्कशन उस पर नहीं होगा। सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग में 3 स्टेजेस होती है। सेकंड रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग है क्योंकि उसमें पूरा बिल शेप होता है। थर्ड रीडिंग में क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ या तो एक्सेप्ट होगा बिल या तो रिजेक्ट होगा। एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे होता है? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, यदि वो पास हो गया है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑथेंटिकेट करके अगले हाउस को भेज देगा। ठीक है, अब आती है प्रोसेस फोर्थ रीडिंग की। ठीक है, चौथी रीडिंग। चौथी रीडिंग जो है, फोर्थ रीडिंग जो है, वो सेकंड हाउस में होती है। जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ था 1, 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रीडिंग उस हाउस में होती है जहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है बिल। फिर वहां से अप्रूव होकर ऑथेंटिकेट होकर दूसरे हाउस में आया, तब जो रीडिंग होती है दैट इज द फोर्थ रीडिंग। सो इट इज द रीडिंग ऑफ बिल इन द सेकंड हाउस। ठीक है, अगेन फोर्थ रीडिंग में भी वही 3 स्टेज होंगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ठीक है, वही सारा प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा, सब एज यूजुअल वैसा ही जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, क्या कर सकते हैं? 4 तरह के काम कर सकते हैं इन पूरी रीडिंग्स के बाद। क्या क्या? पहला, जैसा बिल भेजा ज्यों का त्यों पास कर दो, कोई अमेंडमेंट उसमें ना दो। बिल जैसा आपको फॉर्मर हाउस में भेजा, लेटर भी उसको एज इट इज पास कर दे विदाउट अमेंडमेंट। दूसरा है अमेंडमेंट, कुछ सजेस्ट कर दे, कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करके रिटर्न कर दे। ठीक है, कि सर ये जो बिल आपने भेजा हमको ठीक नहीं लगा, इसमें कुछ कुछ चेंजेस होने जरूरी है, हम आपको वो चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं, आप वो चेंजेस कंसिडर करो और ये पूरा बिल रिकंसिडर करके फिर हमें भेजिएगा, फिर हम देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है रिजेक्ट कर दे, पूरा का पूरा बिल रिजेक्ट कर दे। दूसरा उसे नहीं साहब पसंद ही नहीं आया हमको, बहुत ही थर्ड क्लास बिल है, बहुत ही खराब बिल आपने पास करके दिया। चौथा ऑप्शन है आलसियों वाला, कुछ ना करे, सांप बैठ जाता है ना जैसा कुंडली मार के, है ना? आपने देखा होगा फिल्मों विल्मों में, धन के ऊपर सांप बैठा हुआ है, तो सांप क्या कर रहा है? उस धन को कुछ नहीं कर रहा, खर्च भी नहीं कर रहा, लेकिन कुछ करने भी नहीं दे रहा। तो उसी तरह का चौथा एक्शन हो सकता है
कोई एक्शन नहीं लिया, बिल को पेंडिंग रखा हुआ है, हाँ चलो देखते हैं बताएंगे, मतलब हाँ ठीक है, इतनी जल्दी क्या है। दैट इज द फोर्थ एक्शन, ठीक है। नॉट टेकिंग एनी एक्शन एंड कीपिंग द बिल पेंडिंग, ये 4 काम कर सकता है दूसरा हाउस, ठीक है। समझ में आया? ये चारों चीज, चारों नहीं होंगी, 4 में से एक कोई होगी, ठीक है। समझ में आया क्या क्या कर सकता है दूसरा हाउस? अब देखिए पहला वाला क्या कह रहा है, इट में पास द बिल एज सेंड बाय द फर्स्ट हाउस विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है। अब यदि उनने बिना अमेंडमेंट के उसको पास कर दिया तो क्या माना जाएगा भाई? लॉजिकल है कि दोनों हाउसेस से पास हो गया, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सिंपल है ना। फर्स्ट वाला जो है, इट में पास द बिल एज सेंड बाय फर्स्ट हाउस विदाउट एनी अमेंडमेंट, तो बिना किसी अमेंडमेंट के एज इट इज उनने पास कर दिया, तो क्या हो गया भाई? दोनों हाउसेस से पास हो गया। लेकिन सेकंड जो दे रहा है, सेकंड जो प्रोसीजर है या सेकंड जो स्टेप अदर हाउस ले सकता है, वो क्या है? अमेंडमेंट के साथ रिटर्न कर देना, ठीक है। अमेंडमेंट के साथ रिटर्न कर देना। उस केस में क्या होगा, इसको एग्जाम्पल से समझे। लोकसभा से बिल पास होकर राज्यसभा के पास आया, ठीक है। बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, it was passed by the simple majority and it was sent to राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स ने उसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर दिए, ये पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा है, और बिल रिटर्न कर दिया। अब यदि लोकसभा ने ये सारे अमेंडमेंट एक्सेप्ट कर लिए, जो राज्यसभा ने अमेंडमेंट बताए थे वो एक्सेप्ट कर लिए, तो ये माना जाएगा कि दैट बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस विथ दैट अमेंडमेंट या विथ दोज अमेंडमेंट, ठीक है। If the first house accept the amendment suggested by the second house, the bill is deemed to have been passed by both the houses, ठीक है, with amendment। अमेंडमेंट के साथ दोनों हाउसेस ने उस बिल को पास कर दिया और फिर वो प्रेसिडेंट के पास एक्सेप्ट के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गई एक्सेप्टेंस वाली बात। अब सेकंड वाले में एक और चीज हो सकती है। क्या चीज हो सकती है? हमारे लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा में भेजा गया, आफ्टर द पैसेज बाय सिंपल मेजोरिटी राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट कर दिए, अमेंडमेंट करके बिल रिटर्न कर दिया। लोकसभा ने वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है। लोकसभा ने वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं किए, रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। लोकसभा ने वो अमेंडमेंट जो राज्यसभा ने सजेस्ट किए थे वो एक्सेप्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तब क्या होगा? या फिर एक कंडीशन ये भी हमने पढ़ी कि दूसरे हाउस ने बिल रिजेक्ट ही कर दिया था, ठीक है। बिल रिजेक्ट कर दिया था, लोकसभा से बिल पास होकर राज्यसभा पहुंचा, राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और चौथी कंडीशन हमने पढ़ी, इट में नॉट टेक एनी एक्शन, पेंडिंग रख रखा है। अब भाई ऐसे ही पेंडिंग रखे रहोगे बिल्स को तो देश में कानून कैसे बनेंगे, और यदि कानून नहीं बनेंगे तो देश चलेगा कैसे, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस में यदि अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं किया फर्स्ट हाउस ने या फिर सेकंड हाउस ने रिजेक्ट कर दिया बिल ऑल टुगेदर कंप्लीटली, या फिर सेकंड हाउस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कितने दिन तक? 6 महीने तक, ठीक है। 6 महीने तक, यानी कि ये जो चौथा ऑप्शन आप देख पा रहे हो ना कि कोई एक्शन ना ले हाउस, ये वो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए कर सकता है?
6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद क्या होगा इन तीनों कंडीशन में? कौन कौन सी तीनों? अमेंडमेंट जो सेकंड हाउस ने सजेस्ट किए थे वो फर्स्ट हाउस ना माने, या फिर सेकंड हाउस रिजेक्ट कर दे कंप्लीटली बिल पास बाय फर्स्ट हाउस को, या फिर सेकंड हाउस 6 महीने तक कोई एक्शन ना ले उस बिल पर। इस सिचुएशन को कहते हैं डेडलॉक। इस वर्ड को आप बहुत अच्छे से याद कर लो, घोंट कर पी जाओ। बहुत बार ये क्वेश्चन सीधा आता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में। व्हाट इज डेडलॉक? 3-4 ऑप्शन होते हैं और उनमें से एक सही ऑप्शन आपको खोजना पड़ता है, तो आपको सारे वो कंडीशन पता होने चाहिए डेडलॉक के। ठीक है, समझ में आया व्हाट एग्जैक्टली इज डेडलॉक? या फिर मैं और ब्रॉडर उसमें पूछूं, क्या होती है फोर्थ रीडिंग? ये बात आप सभी को क्या समझ में आई? बहुत सिंपल टर्म्स में डेडलॉक कहें तो एक हाउस दूसरे हाउस से जब डिसएग्री कर रहा होगा किसी बिल को लेकर तो वो हो जाता है डेडलॉक। क्यों? क्योंकि बिल कैसे पास होते हैं? दोनों हाउसेस की कंसेंसस से, है ना? दोनों हाउसेस की सहमति से बिल पास होते हैं हमारे देश में, एक्सेप्ट अ फ्यू बिल्स या फ्यू स्पेशल बिल्स। हम अभी ऑर्डिनरी बिल्स की बात कर रहे हैं ना, ऑर्डिनरी बिल्स तो दोनों हाउसेस से पास होने चाहिए। लेकिन डेडलॉक की सिचुएशन में क्या हो जाता है? वो कह रहे हैं चाय और ये कह रहे हैं कॉफी, दोनों में कंसेंसस बन नहीं पा रही है। ठीक है, ये है डेडलॉक। आया डेडलॉक समझ में? अब एक बहुत छोटा सा फैक्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब हो सकता है ये सारी बातें जो अभी हमने समझी हैं इन पर क्वेश्चन ना बने, लेकिन जो एक लाइन का फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं अब, उस पर क्वेश्चन जरूर बनेगा। दैट इज, क्या किया जाएगा डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए? भाई डेडलॉक रहेगा तो देश में तो कानून ही नहीं बन पाएंगे, कानून नहीं बनेंगे तो देश चलेगा कैसे? और देश चलेगा नहीं तो क्या होगा? कीजिएगा कल्पना आराम से, ठीक है? थोड़ा क्रिएटिविटी अपनी निकालिएगा, इस चीज को सोचिएगा जरूर कि देश यदि हमारा चलना बंद हो जाए क्या होगा। फाइन, तो डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस फॉलो होता है जो दिया हुआ है आर्टिकल 108 में। तो आप ये आर्टिकल याद रखोगे, बहुत अच्छे से मगअप कर जाना। आर्टिकल 108 में प्रोवाइड की गई है जॉइंट सिटिंग। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है कई बार आर्टिकल बेस्ड। आर्टिकल 108 में क्या प्रोवाइड किया गया? आर्टिकल 108 में प्रोवाइड किया गया जॉइंट सिटिंग। प्रेसिडेंट जब हम पढ़ रहे थे तब हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। कौन समन करता है जॉइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट समन करेंगे। सेकंड पीटी फैक्ट, प्रीलिम के लिए दूसरा फैक्ट जो आ जाता है क्वेश्चन में सीधा एमसीक्यू में कि अंडर आर्टिकल 108 हु समन्स जॉइंट सिटिंग ऑन द बिल? प्रेसिडेंट। ठीक है, तीसरा पीटी पॉइंट, जॉइंट सिटिंग कब बुलाई जाती है? इन केस ऑफ डेडलॉक। ठीक है, पांचवा पीटी क्वेश्चन आपके लिए इसी से रिलेटेड, और आप ही मुझे बताओगे, जिसको पता होगा वो। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ध्यान रखना ये बात, ठीक है? ध्यान रखना ये पांचों फैक्ट। ठीक है, समझ आया ये पूरा फोर्थ रीडिंग वाला प्रोसीजर? और ये जो 4-5 प्रिलिमिनरी के लिए फैक्ट मैंने आपको बताया कि आप लोग याद रखोगे ये सारी बातें। ऑलराइट, सो दिस वाज द फोर्थ रीडिंग ऑफ बिल, या यूं कह लें कि दूसरे हाउस में क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरे हाउस से भी प्रोसीजर फॉलो हो गया। अब मान लो दोनों हाउसेस से बिल पास हो गया, इतनी सारी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद, इतने
लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद तो बिल पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास। आप याद होगा आपको जब हम लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, या इवन जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, तो हमने ये पढ़ा था पार्लियामेंट किन तीन लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। और तब मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ वन मेजर रीजन, कि कोई भी बिल जो दोनों हाउसेस से पास होता है वो बिल लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट दे दे, सहमति प्रदान कर दे। ठीक है, ये बात प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 111 में, 111 में। आर्टिकल 111 प्रोवाइड करता है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हमने लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था, और जब हम कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तब भी ये बात पढ़ी थी। ठीक है, एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। असेंट यानी सहमति, स्वीकृति, अंडर आर्टिकल 101। ठीक है, दोनों हाउसेस से पास हो गया और प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा कि प्रेसिडेंट साहब इस पर आप दस्तखत कर दो, सिग्नेचर कर दो। आपके सिग्नेचर यानी कि आपकी स्वीकृति। लेकिन अगेन प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक, बिल जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होकर आया वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं? पहली तो खुशी खुशी स्वीकार कर ले, हाँ हाँ ओके फाइन, व्हाट अ फैंटास्टिक बिल यू पीपल पास, ये लो साइन कर दिया, हो गया। पहला, प्रेसिडेंट ने साइन किया तो क्या बन जाएगा? बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, स्टैट्यूट बन जाएगा, कानून बन गया। ठीक है, दूसरा होता है withholding his assent। withholding his assent का मतलब कुछ नहीं किया, आपने बिल दे दिया, हम चुपचाप बैठे हैं। ठीक है, नहीं किया हमने सिग्नेचर, विदहोल्ड कर ली अपनी असेंट, ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। ठीक है, उसको कहते हैं विदहोल्डिंग। ठीक है, समझ गए? विदहोल्डिंग समझ में आया? मैक्सिमम वो कर सकते हैं थर्ड पॉइंट में जो दिया गया, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। रिटर्न द बिल, वापस कर देंगे कि आप एक बार इसको रिकंसिडर करो, एक बार पुनर्विचार करो इस बिल पर। ठीक है, पुनर्विचार करो इस बिल पर, ये होता है रिटर्निंग। ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट, सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं। और क्या आप में से कोई बता सकता है मैक्सिमम कितने बार रिटर्न कर सकते हैं प्रेसिडेंट कोई बिल को? एक ही बार। वेरी गुड। तो जो भी हुआ, रिटर्न करा रिकंसिडरेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया, तो क्या दो कंडीशंस बन सकती रिकंसिडरेशन में? तो रिकंसिडरेशन में या तो मान लेंगे कि हाँ भाई कुछ चेंजेस करने जरूरी है, या तो ज्यों का त्यों वापस भेज देंगे। तब क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, दैट इज ही शैल गिव हिज असेंट। शब्द पर ध्यान देना, ही शैल गिव। देखो यहां पर ध्यान से, पहले पॉइंट में क्या टर्म यूज किया गया? मे। ठीक है, थर्ड वाले में फिर वो शैल हो जाता है, नॉट मे। यदि रिटर्न किया गया रिकंसिडरेशन के लिए, उसके बाद जैसे भी बिल वापस आएगा, प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट, यानी करना ही पड़ेगा। समझ गई ये बात? अच्छा, एक बात और समझ लो यहीं पर, हालांकि ये ग्रामर का रूल मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये ग्रामर का रूल आपको पॉलिटी समझने में बहुत काम में आएगा। आई होप आपको मे और शैल में अंतर समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, मे में ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो करो,
चाहो तो ना करो, शेल में आपको करना ही होगा, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड शैल, अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली, क्योंकि पॉलिटी में आप देखोगे कहीं पर मे यूज होता है, कहीं पर शैल यूज होता है, तो आप ध्यान रखना इस बात को जब भी पॉलिटी पढ़ो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि पॉलिटी में एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा, एक एक वर्ड, AND स्पेस सेमीकोलन बहुत सोच समझ कर लगाया गया है, ठीक है, कोई भी बात फालतू नहीं है, बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। और ये पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग आप पढ़ के आए हो अभी, तो समझ में आ रहा होगा कि कितनी बार कितने चैनल से स्क्रूटनाइज होता तब जाकर एक कानून बनता है। फिर हम तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, देश के कानूनों की मदर या फादर जो भी आप मान लो, सुप्रीम लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो वो कितने खतरनाक प्रोसेस से बनकर आया होगा, है ना। और बनाने वाले भी सारे दिग्गज लोग थे उस समय के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लेकर, तो उनने कोई भी बात फालतू नहीं लिखी है, ठीक है। तो फिफ्थ प्रोसेस हम यहाँ पर समझ चुके हैं। यहाँ पर हमारा ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर खत्म होता है। ऑर्डिनरी बिल किन किन प्रोसेस से अंडरगो होता है, कैसे कैसे उस पर पूरा डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी बातें हमने समझी। और कैसे एक ऑर्डिनरी बिल पास होता है या ऑर्डिनरी एक बिल कैसे लॉ बनता है, ये आज हमने समझा। इसके आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। प्रोबेबली हम अगले लेक्चर में मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों कवर कर पाएंगे।